एक फिलोसफर, एक स्पिरिचुअल गुरु और एक कल्ट लीडर आचार्य रजनीश या लोगों में पहचाने जाने वाले ओशो, जिन्हें इंडिया ने सेक्स गुरु का टाइटल दिया, तो वहीं अमेरिका में उन्हें रोल्स रॉय गुरु के नाम से पहचाना गया। ओशो हमेशा ही कंट्रोवर्सीज में रहे हैं। रिसेंटली टाइम्स को दिए अपने एक इंटरव्यू में एक 54 साल की महिला ने ये क्लेम किया कि उन्हें ओशो के आश्रम में सेक्सुअली असॉल्ट किया गया था, और ये सब तब शुरू हुआ जब वो सिर्फ 6 साल की थी। She was raped over 50 times. This raises a question on what actually went in Osho's so-called ashrams. Before we get into the controversies related to him, let's understand some basic facts about his life. ओशो का बर्थ 1931 में मध्य प्रदेश की एक जैन फैमिली में हुआ। उनका बर्थ नेम था चंद्रमोहन जैन, जिसके बाद उनका नाम पड़ा आचार्य रजनीश, एंड इवेंचुअली ही गॉट द नेम ओशो, जो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब है The Shine of the Earth. He was the founder of Rajneesh movement. 1953 में जब वो सिर्फ 21 साल के थे, उन्हें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। 1966 में यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर से अपने टीचर की पोस्ट से उन्होंने रिजाइन कर दिया और वो ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल करने लगे और अपने थॉट्स को लोगों के साथ शेयर करने लगे। भगवान, धर्म और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स के कारण उन्हें मीडिया अटेंशन मिली। 1970s में शुरू हुआ ओशो का कल्ट। देखते ही देखते उनके हजारों में फॉलोअर्स हो गए। 1974 में ओशो ने कोरेगांव, पुणे में अपना पहला आश्रम खोला। ओशो की आइडियोलॉजीज के कारण वो अब्रॉड में भी काफी पॉपुलर हो गए, जिसके कारण हर साल हजारों की संख्या में फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आने लगे। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज के कारण उन्हें इंडिया छोड़ के यूएस जाना पड़ा। नंबर 1, कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज एंड थेरेपीज। ओशो के आश्रम में अनकन्वेंशनल थेरेपी मेथड्स को प्रैक्टिस किया जाता था। इसमें 2 मेजर प्रैक्टिसेस थी। पहली, फ्री लव या लिबरलाइज्ड सेक्स। ओशो का कहना था दैट सेक्स इज जस्ट द बिगिनिंग एंड नॉट द एंड। इसीलिए वो अपने फॉलोअर्स को मल्टीपल पार्टनर्स के साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखने के लिए एनकरेज करते थे। इवन ही हिमसेल्फ हैड मल्टीपल पार्टनर्स। वो लोगों को फ्री, लिबरलाइज्ड, ओपन और अनकमिटेड सेक्स के लिए कहते थे। He even asked women to sterilize themselves, and if someone gets pregnant, they were shown the way out of ashram. दूसरा, डायनामिक मेडिटेशन। नॉर्मली मेडिटेशन में हम एक जगह स्टेबल होकर ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन डायनामिक मेडिटेशन में लोग चीखते हैं, चिल्लाते हैं, एग्रेशन दिखाते हैं। ओशो का मानना था कि इससे अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग्स रिलीज होती हैं। इवन नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री भी है जो ओशो की लाइफ पे बेस्ड है। उसका नाम है वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। उस डॉक्यूमेंट्री के एक सीन में दिखाया गया है कि कैसे एक रूम में लोग एक दूसरे के साथ फिजिकली वायलेंट हो रहे हैं और वो फिजिकली हर्ट भी होते हैं, लेकिन इस चीज को जस्टिफाई किया गया ऑन द नेम ऑफ क्लेंजिंग इनर एग्रेशन। नंबर 2, सेक्सुअल अब्यूज। लिबरलाइज सेक्स के नाम पे विमेन को फोर्स किया जाता था और उन्हें ब्रेन वॉश किया जाता था सेक्सुअल एक्टिविटीज में एंगेज होने के लिए। इवन आश्रम में ग्रुप सेक्स जैसी एक्टिविटीज भी ऑर्गेनाइज करवाई जाती थी, और अगर कोई विमेन इसके लिए मना करती थी तो उसे ग्रुप लीडर्स पनिश करते थे और उसे रिजिड या सेल्फिश का टैग दे दिया जाता था। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एक एक्स डिसाइपल ने बताया कि कैसे उसने एक इंसिडेंट देखा जहां एक फीमेल सन्यासी का 2 एडल्ट मैन रेप कर रहे हैं, एंड व्हेन ही ट्राइड टू इंटरफेयर उसे कहा गया दैट शी नीडेड टू बी रेप्ड, और इस एक्टिविटी का नाम रखा गया समर्पण। और ये सब हो रहा था स्पिरिचुअलिटी के नाम पे। इन सारी एक्टिविटीज के कारण आश्रम में गनोरिया और हर्पिस जैसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बढ़ने लगी, जिसके कारण पुणे के आश्रम में एक एपिडेमिक बन गया। उनकी कंट्रोवर्शियल एक्टिविटीज, उनकी कंट्रोवर्शियल स्पीचेस और उनके बढ़ते इन्फ्लुएंस के कारण गवर्नमेंट को वो एक थ्रेट लगने लगी, जिसके कारण उनके ऊपर मल्टीपल इनडायरेक्ट एक्शन लिए गए, जैसे उनकी फॉरेन डोनेशंस पर टैक्सेस लगाना, उनके प्रॉपर्टीज पर टैक्सेस लगाना और उनके ऊपर मल्टीपल लीगल केसेस। इन सारी चीजों के कारण ओशो के लिए इंडिया में फ्रीली ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा था। इसीलिए ओशो ने अपने फॉलोअर्स के साथ अमेरिका जाने का डिसाइड किया। 1981 में रजनीश मूवमेंट की स्पोक्स पर्सन मां अनंतशीला ने अमेरिका की ओरेगन शहर के वेस्को काउंटी में एक एग्रीकल्चरल लैंड परचेज की। ओशो के फॉलोअर्स ने वहां एक पूरी सिटी ही एस्टैब्लिश कर दी, जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। हजारों फॉलोअर्स वहां पर आकर बस गए। ओशो का अपना एक शहर जहां पुलिस डिपार्टमेंट से लेके शॉपिंग मॉल्स तक सारी फैसिलिटीज थी, और ये सब था ओशो के कंट्रोल में, मेन स्ट्रीम अमेरिका से दूर। रजनीशपुरम में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल अथॉरिटीज ने एक स्क्रीनिंग सिस्टम स्टार्ट किया,
जहां जो नई डिसाइपल्स आती थी उनका पहले मेडिकल टेस्ट होता था और जो फिजिकली फिट होती थी उनका नाम डाइनिंग हॉल में बुलेटिन बोर्ड पर लगाया जाता था। खाना खाने के बाद सब लोग वहां से उस लिस्ट में से अपने पार्टनर चूज करते थे। लेकिन रजनीशपुरम में भी एड्स वायरस स्प्रेड होने की न्यूज फैल गई, जिसके कारण वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में आने लगे। नंबर 3, क्रिमिनल एक्टिविटीज। मां अनंत शीला और रजनीश के फॉलोअर्स पर बायो टेरर अटैक्स की एलिगेशंस लगे। वेस्को काउंटी के लोकल इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए मां अनंत शीला ने कुछ फॉलोअर्स के साथ मिलकर 10 सैलेड बार्स को सैल्मोनेला बैक्टीरिया से कंटेमिनेट कर दिया, जिसके कारण 750 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई और 45 लोगों की तबीयत काफी सीवियर हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया। और ये सिर्फ इसीलिए ताकि वोटिंग वाले दिन लोग वोट करने ना जा पाएं। इसके अलावा उनके ऊपर मर्डर प्लान के चार्जेस भी थे जो वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाई थी। मां अनंत शीला को इस केस में गिल्टी प्रूव किया गया और उन्हें 20 साल की सजा हो गई। ओशो का कहना था कि उन्हें इस सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था और उन्होंने यूएस से छोड़ने की कोशिश की, लेकिन यूएस ने उन्हें कैप्चर कर लिया और उन्हें 12 दिन अमेरिका की अलग अलग जेल में रखा गया। ट्रायल के दौरान ओशो ने ये चीज एक्सेप्ट की कि उन्होंने 400 से भी ज्यादा शैम मैरिजेस में हेल्प की थी ताकि वो यूएसए के इमिग्रेशन लॉज को बाईपास कर सके और अपने फॉलोअर्स को यहाँ पर ला सके। उनके डाउनफॉल के टाइम पे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को रजनीशपुरम में से 100 से भी ज्यादा वेपन्स मिले और काफी कैश भी मिला, जो मां अनंत शीला और उनके फॉलोअर्स ने इकट्ठा किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करने के लिए। He owned 90 luxury cars because of which he was known as Rolls-Royce Guru in America। 1987 में उन्हें वापस इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया और यहाँ पर आके उन्होंने ये क्लेम किया कि अमेरिका की जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया गया था, जिसका रिजल्ट था कि यहाँ पर आके उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी। 3 साल बाद 1990 में ओशो की डेथ हो जाती है हार्ट फेलियर के कारण, लेकिन उनकी डेथ से भी जुड़ी काफी सारी कंट्रोवर्सीज हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें पॉइजन दिया गया था और उनकी डेथ हार्ट अटैक से नहीं हुई थी, क्योंकि उनके आखिरी वक्त पर उनके किसी भी फैमिली मेंबर को उनसे मिलने नहीं दिया गया। इवन जब उनकी तबीयत खराब हुई तो उनके रेगुलर फिजिशियन के बजाय कोई और डॉक्टर ने उनका चेकअप किया। What is the truth about his death? We really don't know। ओशो ने मल्टीपल बुक्स भी लिखी हैं। उनके डेथ के 30 साल बाद भी हजारों लोग ओशो के बिलीफ्स में मानते हैं, लेकिन कितना सही था आश्रम के अंदर सेक्सुअल अब्यूज होना और सिर्फ 7 साल की उम्र से ही बच्चों को न्यूडिटी और इन एक्टिविटीज से एक्सपोज करना। What do you think about all of this? Do let me know in the comment section, and for more such informative content keep following।